मैं छोटी अम्मी से बोला कुछ नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। वो बोली ठीक है, लगता है मेरे गिफ्ट का तुम्हें शिद्दत से इंतज़ार है, जो तुमको कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी थकावट है। वो बोली आज रात तुम्हारी थकावट उतार देगी। मैं बोला कौन? वो बोली सरप्राइज़ है। मैं बोला जी ठीक है। जाते हुए बोली थोड़ा आराम से, अभी छोटी उम्र की है। छोटी उम्र का सुनकर मेरे अंदर हलचल होने लगी। मैं ये भी भूल गया था कि मैं अभी क्या करके आ रहा हूँ। फिर फ्री आई मेरे कमरे में और बोली हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? मैंने कहा जी हो गई है। मैं एक सूट इसके लिए भी लाया था। मैंने इसको सूट दिया तो ये जल्दी से मेरे गले लग गई और मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज इसमें वो गर्म जोशी नहीं थी जो पहले होती थी। शायद सुबह वाली बात पर ऐसा था। फिर वो चली गई। शाम तक मैं अपने रूम में ही रहा, क्योंकि नूर और रूप का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जो काम हुआ था मुझे इसके लिए माफ़ी तो मांगनी थी। वो माफ़ करे या ना करे, आज मुझे चचा के घर दावत पर भी जाना था। फिर मैं जल्दी से उठा और दावत के लिए तैयार होना शुरू हो गया। फिर मैं तैयार होकर चचा के गांव की तरफ चल पड़ा। इनका गांव हमारे साथ ही था। इनके घर पहुंचा तो इनका घर भी काफ़ी बड़ा था, हवेली नुमा था। चचा की फैमिली में इनकी बेटियां नौशीन, शहनाज, उज़्मा और बेटा अली था। चची मुसरत एक हाउस वाइफ है। इनकी उम्र 43 साल है। चची मुसरत बहुत स्लिम स्मार्ट थी, लेकिन सबसे ख़ास बात इनके बड़े बड़े पहाड़ थे और यही उनकी खासियत इनकी बेटियों में थी। वो तीनों भी अपनी माँ की तरह बहुत स्लिम और स्मार्ट थी। इनके भी अपनी माँ की तरह बड़े बड़े थे, लेकिन वो अभी भी चची का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इनकी दूसरी बेटी शहनाज, वो भी शबनम के साथ हॉस्टल से आज ही वापस आई थी। वो भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका पिछला हिस्सा और पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं कि इसकी कमर को एक कमान की शक्ल देते हैं, जिसकी वजह से वो चलती फिरती एटम बम लग रही थी। लेकिन सबसे ख़ास बात इसकी चेहरे की मासूमियत है। ऐसे लग रहा था जैसे छोटी सी बच्ची हो, लेकिन इसके देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मुकम्मल औरत हो। मैं गाड़ी से उतरा तो पूरी फैमिली मेरे इस्तकबाल में खड़ी थी। मैं सबसे पहले अपने चचा से गले मिला और फिर चची से। इन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और प्यार किया, लेकिन इनके बड़े बड़े अंदर धुंस गए थे। मैं जल्दी से पीछे हट गया। इनके बाद इनकी बेटियों से मिला और सबसे लास्ट में इनका बेटा खड़ा हुआ था। फिर मैं इसके गले लग कर मिला और इसका हाल चाल पूछा। फिर हम सब अंदर चले गए। फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ आया तो चचा ने कहा यहाँ से ही वापस जाना है क्या? मैं बोला नहीं, बस 1 मिनट। फिर मैंने अपनी गाड़ी से गिफ्ट उठाए जो इनकी फैमिली के लिए थे और इनके पीछे चल पड़ा। सबसे पीछे शहनाज थी। इसका पिछला हिस्सा बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन वो भी चची का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लगता है चचा सिर्फ चची के साथ पिछले हिस्से में ही खेलते हैं। खैर, सब अंदर दाखिल हुए। एक हॉल टाइप कमरा था, वहाँ पर सब बैठ गए। चची किचन में देखने चली गई कि खाना तैयार है कि नहीं। मैंने सब के लिए गिफ्ट निकाले और सबको दिए। सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं गिफ्ट में सब के लिए सोने की चैन लेकर आया था। फिर चची किचन से आई तो मैंने इनको भी इनका गिफ्ट दे दिया। अली के लिए न्यू प्ले स्टेशन और अंकल के लिए तलवार लाया था। तो अली बोला मेरे लिए भी लेकर आना था। मैं बोला ठीक है यार, अगली बार आऊँगा तो लेके आऊँगा। मैंने फिर सबको कपड़े दिए। चची बोली इनकी क्या ज़रूरत थी? मैं बोला जो आपने मुझे गिफ्ट दिए थे इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मेरा भी इतना तो हक है जितना आपका मुझ पर है।
پھر میں نے شہناز سے اس کے پیپروں کا پوچھا تو اس نے کہا بہت اچھے ہوئے ہیں۔ پھر سب نے کھانا کھایا اور خوب باتیں کرتے رہے۔ چچی بولی بیٹا اب تو تم سردار بن گئے ہو، پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب تم شادی کب کر رہے ہو؟ میں بولا ابھی تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی ہے۔ وہ بولی تم ہاں تو کرو، لڑکیاں تو لائن میں لگ کر تم سے شادی کریں گی، کون ہے جو تم سے شادی نہیں کرنا چاہے گی؟ میں بولا ابھی تو کوئی لڑکی نہیں ہے، جب ہوگی تو دیکھوں گا۔ وہ بولی تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ میں بولا جو زیادہ پڑھی لکھی ہوئی ہو، وہ خاوند کی خدمت نہیں کرتی، آپ جیسی ہوگی تو میری خدمت ضرور کرے گی۔ چچی بولی کون سی خدمت کروانی ہے؟ تمہارے نوکر نوکرانیاں تھوڑے ہیں کیا؟ میں بولا نہیں، میرا جو بھی کام ہوگا اس کو خود کرنا پڑے گا۔ وہ بولی اچھا، میں نے کہا ہے کوئی ایسی جو آپ کی طرح خوبصورت بھی ہو اور خدمت کرنا بھی جانتی ہو۔ آپ نے تو چچا سے شادی کر لی، ورنہ آپ سے کر لیتا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ میری یہ بات سن کر سب ہنس پڑے تو چچا بولے یار کہیں میری بیوی نہ بکا کر لے جانا۔ میں بولا نہیں ایسا نہیں کرتا، یہ تو میری پیاری چچی ہیں، بس ان کے جیسی لڑکی چاہیے۔ چچی کی بہن عظمیٰ بولی میں ان کی آپی ہوں، تم میرے سے شادی کر لو۔ تو سب ہنس پڑے۔ اسی طرح پھر ہنسی مذاق چلتا رہا اور چچا اٹھے اور علی کی ٹیوشن کے لیے اپنے ایک ٹیچر دوست سے ملنے کا پتہ کرنے چلے گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چچی مجھے لے کر اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ مجھے بیڈ پر بٹھانے کے بعد مجھے گھورتے ہوئے جناب جی آپ بتائیں وہاں کیا کچھ گھور رہے تھے اور فرما رہے تھے؟ میں نے چچی کی بات سنتے ہی ان کا بازو پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا اور بولا مجھے آپ کے پہاڑوں نے اور پچھلے حصے نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، اور اوپر سے چچی نے سلک کا لباس پہن رکھا تھا۔ چچی کا مجھ پر گرنے کی وجہ سے سر میرے کندھے پر لگا ہوا تھا، جس کے مزے کے احساس میں میرے چھوٹو بھی تیار ہونے لگے۔ چچی میرے ہاتھوں کی چھیڑ چھاڑ سے مدہوش ہو کر آہستہ آہستہ آواز میں بولی پلیز بس بھی کرو، اگر کسی نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چچی آپ اپنے سردار کا دل بہلا رہی ہو، کسی نے دیکھ بھی لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے چچی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ان کے پچھلے حصے کی ایک ابھار کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے مسل دیا تو چچی نے میری طرف بڑی غور سے دیکھتے ہوئے مدہوشی سے کہا میرے سردار جی جو بھی کرنا ہے اپنے چچا کے آنے سے پہلے کر لیں، پھر آپ کو واپس بھی جانا ہے۔ چچی کی بات نے مجھے چونکا دیا، مجھے لگا چچی نے کچھ اور کہا ہے اور مجھے سننے میں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ مجھے چچی کے اس طرح رضامند ہونے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس کہانی کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ تو ملتے ہیں آنے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام مشل ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی شادی کروائی کیونکہ چاچو کے گھر میں بہت مجھے اذیت سے رہنا پڑ رہا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے امی ابو تب ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے اور میں نے ایک آنٹی سے کہہ کر جیسے تیسے اپنی شادی کروائی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں بھی اب اپنے گھر پر راج کروں گی جیسے میری چاچی اپنے گھر پر راج کرتی تھی۔ میرا بھی اپنا ایک گھر ہوگا۔ میں یہ سوچ کر بڑا خوش ہو رہی تھی کہ کمرہ کھلنے کی آواز آئی اور میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور جلدی سے بیڈ پر سے تکیہ اٹھا کر ہمارے کمرے کا جو روشن دان تھا
वहाँ पर तकिए को फिक्स करने लगा। जब मेरा शौहर ये सारा काम कर रहा था तो मुझे बड़ा ही धचका लगा और मैं हैरान रह गई कि मेरा शौहर कहीं जहनी मरीज़ तो नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे जहन में आ रहे थे कि अपने चचा के घर से जान छुड़ाकर कहीं यहाँ जहन्नम में तो नहीं आ गई। शादी का पहला दिन था, इसीलिए मैंने अपने शौहर से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा कि अगर कोई बात होगी तो वो मुझे खुद ही बता देंगे, लेकिन इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अपने शौहर बिलाल के साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार दिया। अब फिर रोज़ जब भी रात होती वो तकिए को रोशनदान में फ़िक्स कर देते। आखिरकार मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि आप तकिया रोज़ क्यों रोशनदान में फ़िक्स रखते हैं। तो मेरा शौहर कहने लगा कि मुझे लगता है कि हम दोनों को कोई रात को मिलते हुए कोई देखता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है, इसलिए मैं रोज़ तकिया रोशनदान में रख देता हूँ। मैं दिल में सोचने लगी कि ऐसा कौन कर सकता है, और ऐसी बदतमीज़ी वाली हरकत ना तो मेरी सास कर सकती है और ना ही मेरा देवर। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं अपने शौहर से कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोई हमारे में क्यों झांकेगे, कोशिश करेगा। दिन को तो चलो हम मान लेते हैं कोई घर में आ सकता है, लेकिन रात को इस पर कौन हो सकता है। मेरा शौहर कहने लगा तुम नहीं जानती, तुम भोली हो। मैं फिर भी चुप हो गई। अब तक क्या रोशनदान के बीच में ही पड़ा रहा। मेरे शौहर निकालते ही और मैं ना ही निकालती, इन्होंने स्टूल पर चढ़कर तकिया अच्छी तरह से रोशनदान में फ़िक्स कर दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो मेरा शौहर शहर से बाहर काम के सिलसिले में चला गया। शायद कोई मीटिंग थी तो मेरा शौहर रात को घर नहीं आया, और मैं डरपोक तो बिल्कुल भी थी क्योंकि काफ़ी बहादुर थी, इसलिए मैं अकेली ही रात को कमरे में सो गई। रात जब मैं अकेली कमरे में सोई तो मुझे अजीब किस्म की आवाज़ें आई जो कि रोशनदान के दूसरी तरफ से आ रही थी। अब मैं थोड़ा डर भी गई थी कि मेरा शौहर इसीलिए तक के रोशनदान में रख देता था। इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर है। तो मैं अपने कमरे से निकली और रोशनदान की पिछली जानब घर के बैक साइड पर मैंने जाना शुरू कर दिया जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो एक चादर में मुझे कोई सा साया नज़र आया। मैंने जल्दी से वो चादर हटाने की कोशिश की, लेकिन इस साये ने जल्दी से भागना शुरू कर दिया और आखिरकार वो जो कोई भी था मैंने इसको पकड़ लिया। जब मैंने इसके मुंह से चादर हटाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई क्योंकि वो मेरी छोटी ही बहन थी। अपनी बहन को देखकर मैं तो होश उड़ गए कि मैंने अपनी बहन को बहुत बातें सुनाई और इससे पूछा कि तुम यहाँ आधी रात को इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो, और तुम्हें रोज़ मेरे रोशनदान के पास आकर झांकने की कोशिश करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी हरकत करती हो। जब मैं ये सारी बातें कर रही थी तो मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगी कि आपके शौहर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जब आपका रिश्ता हुआ था तो आपका मंगेतर मेरे पीछे लग गया था और मुझे अपने प्यार की बातों में इस तरह फंसाया कि मैं भी इसके पीछे लग गई। अब इसके पास मेरी तस्वीरें हैं जबकि वो मुझे ब्लैक मेल करता रहता है, और मैं रोज़ इसलिए आती हूँ ताकि मैं इसका मोबाइल लेकर वहाँ से अपनी तस्वीरें और वीडियोस डिलीट कर सकूँ। मेरी बहन जब भी ये सब कुछ बातें मुझे बता रही थी तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो अपने शौहर को बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो क्या निकला, और फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने फिर अपनी बहन को घर छोड़ा और मैं वापस अपने घर आ गई और अपने शौहर के आने का इंतज़ार करने लगी। जब अगले दिन मेरा शौहर घर आया तो मैंने अपने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और इनको सारी सच्चाई बता दी कि आप मेरी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, तुम्हें अभी सच्चाई नहीं पता। तो मैं अपने शौहर को ही बोलने लगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी बहन इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। मेरे साथ सर पकड़ कर बैठ गई थी और मेरा देवर वो कमरे में शर्म के मारे चला गया था। फिर मेरे शौहर ने मेरी बहन को वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई। मेरी बहन मेरे शौहर से कह रही थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद इसका घर ख़राब कर दूंगी। रोज़ तुम्हारे घर के पास कमरे के बाहर आया करूंगी ताकि इसे तुम पर शक हो जाए कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है, और फिर तुम मुझे मिल जाओगे और इसे छोड़ दोगे। मिशेल मेरी बात सुनो, जब हम लोग तुम्हें देखने के लिए रिश्ते के लिए आए थे तो तुम्हारी बहन उसी वक्त मेरे पीछे लग गई थी और मुझ पर फिदा हो गई थी। मुझे अपने शौहर की बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही थी कि मेरी बहन भी ऐसा कर सकती है, वो अपनी बहन का घर कैसे ख़राब कर सकती है। और इस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने बिलावजह अपने शौहर पर शक किया।
اگلے دن میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ مجھے سارا راز پتہ چل گیا ہے، اس لیے چپ چاپ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، یہاں پر تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ میری بہن کو اس دن عقل آئی جس دن ہمارا بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ ہمارے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ گئی۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اسے بھی شوہر اچھا مل گیا ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، ورنہ پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میرا گھر میری بہن ہی خراب کر دیتی یا میرا شوہر گھر سے نکال کر لے جاتی، لیکن ایسا ناممکن تھا کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ اگر میرا شوہر اچھا نہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی ساری سچائی نہ بتاتا۔ بلا وجہ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا۔ آج میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں۔ گھر میں اب میری ساری ہی حکمرانی ہے۔ میری چاچی اپنے گھر پر کرتی تھی، آج میرا بھی اپنا گھر ہے اور میں سکون سے رہ رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن